डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। पराई पीड़ा का एहसास संवेदनशीलता की चादर में लिपटकर साहित्यकार के सिर पर एक बोझ की तरह इकट्ठा होता जाता है, जो आखिरकार लेखनी के सहारे कागज पर उतर आने के लिए बाध्य हो जाता है। पीड़ा पराई हो यह जरूरी नहीं। जिस पहले कवि की वियोगजन्य आह से गान उपजा था, जिसकी आंखों से आंसुओं की तरह उमड़कर कविता अनजाने में चुपचाप बह निकली थी, वह दूसरों की वेदना को मुखर नहीं कर रहा था। उसकी वेदना उसके अंतर से, उसकी अनुभूति से जन्मी थी। पराई हो या अपनी वेदना की अनुभूति का कविता के रूप में ढलना जरूरी नहीं। साहित्यिक वाङ्मय में कोमल भावनाओं के निरूपण में गद्य की सार्थकता अब स्वयं सिद्ध है। कई बार तो गद्य इतने ललित और सुकुमार रूप में प्रकट होता है कि कविता और गद्य मिलकर एक अलग तरह का भ्रम उत्पन्न करते हैं। आंतरिक हो या बाह्य, दोनों तरह की वेदना साहित्य को जन्म देती आई है। दूसरी ओर जीवन का आनंद उठाता या जीता सुखी इंसान साहित्य के बांग्य में भूले भटके ही आता है, और वह भी आमतौर पर पाठक के रूप में, न कि अपनी रचनात्मकता के प्रदर्शन के लिए। भौतिक या आध्यात्मिक आनंद में पगे क्षणों को साहित्यिक अभिव्यक्ति के ऊपर न्योछावर करने वाले विरले ही होते हैं, जबकि पराई पीड़ा का अनुभव करके काव्य की सृष्टि करने की परंपरा उतनी पुरानी है जितनी मिथुनरत क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का व्याध के वाण का शिकार बनते देख कर आदि कवि के द्रवित हो जाने की घटना। इन दिनों कई लेखकों का एक नए अनुभव से सामना हो रहा है। अपने और पराए 100 तरह के दुख मुँह बाए सामने खड़े रहते हैं, लेकिन लेखनी चुपचाप तमाशा देखती रहती है। आनंद के क्षण आते हैं तो किसी मूक के गुड़ की तरह मन उन्हें भी चुपचाप चुभला लेता है, लेकिन पूरी तरह सूखे दूखे समय कृतवा का मंत्र जपती हुई स्थिति प्रज्ञ रह जाती है। भावनाओं को शब्दों में बांधना एक नीरस खेल लगता है। इस बीमारी को लेखकों के मानसिक अवरोध की संज्ञा दी गई है। इसका मुख्य लक्षण है रचनात्मकता का सूखते जाना और अभिव्यक्ति में किसी भौतिक बाधा के बिना भी लोगों के लिए नए विचारों का अकाल। ऐसे लक्षणों के कारण लेखक के निजी जीवन में छिपे होते हैं। आजीविका से जुड़ी हुई गंभीर आर्थिक कठिनाइयाँ, लंबे समय तक चलने वाली या असाध्य बीमारियाँ, स्वाभिमान को चुनौती देने वाली घटनाएं, निजी रिश्तों में अचानक आ गई खटास, ऐसे किसी भी कारण से साधारण इंसान अवसाद रोग जैसी मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो सकता है। पैरा मानसिक रोगों की श्रेणी में लेखकीय अवरोध आता तो है, लेकिन यह व्याधि स्थायी नहीं होती। उपचार के लिए मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं। खुद अपने लेखकीय अवरोध की शिनाख्त कोई लेखक जितनी गहराई से कर सकता है, उतनी गहराई में उतरना दूसरों के लिए दुष्कर होगा। मानसिक अवसाद बढ़ाने वाले कारणों की पहचान हो जाए तो इच्छा शक्ति का सहारा लेकर लेखकीय अवरोध पर भी काबू पाया जा सकता है। फिर तो छोटे छोटे टोटके जैसे लिखने की जगह और समय बदल देना भी काम आ
जाते हैं। लेखकीय अवरोध को मस्तिष्क के बाएं पिंड और तंत्रिका तंत्र के असामंजस्य से जोड़कर उसे बहुत बृहद शरीर शास्त्रीय अध्ययन में घसीट ले जाना भी संभव है, लेकिन उसमें न तो मेरी क्षमता है न रुचि। इसलिए वापस लौटता हूँ सामान्य लेखकीय अवरोध की छान फटक पर। पैरा अधिकांश लेखकों के जीवन में पिछले एक वर्ष में महामारी से पैदा हालात में जो परिवर्तन आए उनका लेखन से कोई संबंध नहीं। बाहर घूमना बंद हो जाने पर भी संचार साधनों की कृपा से रचनाशीलों का अपनों से बराबर संपर्क बना रहा। इस दौर में लिखने पढ़ने पर सबने गहन असर डालने वाला तत्व बस यह दिखा कि सोशल मीडिया पर लाखों लेखक प्रकट हो गए। अब हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के सहारे अपनी रचनाशीलता का प्रदर्शन करने में व्यस्त है। गद्य और पद दोनों ही रूप में तुरंता साहित्य की अगणित अविरल धाराओं से आभासी संसार में भयंकर सुनामी आई हुई है। लगता है हर व्यक्ति महामारी से अकाल मृत्यु की आशंका से डरकर अपनी साहित्यिक और रचनात्मक प्रतिभा का स्थायी प्रमाण आभासी संसार में छोड़ जाना चाहता है। जैसे प्राचीन काल में राजे महाराजे अपने प्रशस्ति पत्र शिलाखंडों पर खुदवा देते थे। लेखन की इस सुनामी की लहरों में जबरदस्त विस्तार है, लेकिन गहराई नहीं। इस आत्मरतिग्रस्त सुनामी में पाठक की ज़रूरत किसको? फिर हर्ज क्या है अगर इस बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए कोई लेखक ऊंचाई पर बने एक झरोके पर बैठ जाए और आत्मसंयम का कवच ओढ़कर खुद को इस बाढ़ में बह जाने से रोक सके। और तरह की पूर्णबंदी बुरी होती होगी, पर लेखन के मामले में शायद यह बुरी चीज़ नहीं। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ अपने में मस्त रहते हैं, तो कुछ केवल कमियां निकालना जानते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास भी मिल जाएंगे और सोशल मीडिया पर भी। एक बार हम उन्हें नज़रअंदाज कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ ही जाता है। जो कमी हम में नहीं है वो खुद में नज़र आने लगती है। ऐसे लोग और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों उनके नकारात्मक बोल या सोच का सामना कैसे करना है। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट या तो तस्वीर पर अगर अनजान या परिचित ऐसा कमेंट कर दे जो आपको अपमानजनक लगे या यूँ लगे कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आप कोमलता से जवाब देने की कोशिश करें। इसके बावजूद नकारात्मक जवाब मिलता है तो कमेंट पर जवाब न देते हुए मैसेज के जरिए बात करें। वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और उन्हें आपकी पोस्ट से क्या तकलीफ़ है, ये मैसेज पर ही पूछें और मसला सुलझाने की कोशिश करें। इसके बावजूद वो आपसे रूखेपन से पेश आते हैं तो आप शालीनता और सम्मान के साथ जवाब देते हुए बात खत्म कर दें। जीवन प्रबंधन में फैसले करना एक बड़ा काम है। अक्सर यही तो हम अटकते हैं। दो राहें होती है, कभी तो कभी मन खींचता है दोनों तरफ। इस समस्या का हल भी प्रबंधन में ही निहित है। स्टॉप।